सभी को राम राम और जय श्री कृष्ण। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये बुक में क्या किया गया है कि बिहार में जितने भी जो एग्जाम हुए हैं इसमें क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। और हम वैसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि आया केवल टिक लगा करके चला गया। अगर वैसे करना रहता तो आप वीडियो मत देखिएगा, इससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चीजों को समझते हुए जो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या और भी पूछे गए हैं, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको यहाँ पे रिवीजन फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो देखिएगा। आज का क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अब देखिएगा, ये जीटी रोड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यानी जीटी रोड, ये जीटी रोड का नामकरण किसने किया था? तो ये जीटी रोड जो जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी आप बोल रहे हैं, इसको नामकरण की बात करने के बाद बोलते हैं, तो ये नामकरण किया था कौन? तो नामकरण किया था लॉर्ड डलहौजी। कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी किया था। अब हम बात ये बताते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिएगा, ये है इंडिया का, हमने एक रफ मैप लिया। ठीक है, और जो आपको पता होगा कि ये अशोक के समय में क्या हुआ था कि इस यहाँ से एक रोड का निर्माण किया गया था। कब? अशोक यानी मौर्य काल के समय ही। तो उस समय इसका नाम क्या था? तो उत्तरापथ। अब अशोक के समय यानी 300 ईसा पूर्वी के आसपास की ये घटना है। ठीक है, 322 में तो चंद्रगुप्त मौर्य ही बनते हैं। 322 ईसा पूर्व में कब बनते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही बनते हैं। फिर उसके बाद में बिंदुसार आता है, फिर उसके बाद में कौन आता है? अशोक आता है। यानी उस समय की ये घटना है। तो अब तो इस समय के बाद में तो यहाँ पे तो क्या हो चुका होगा? तो अब तो काफी ज्यादा स्थिति खराब हो चुका होगा इस रोड का। ठीक है, हो सकता है कि दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो इस रोड का निर्माण यानी फिर मरम्मत करवाने का काम कौन किया? तो यही शेर शाह सूरी ने किया था। कौन? तो शेर शाह सूरी ने किया था। अब ये शेर शाह सूरी ने किया था, तो अब शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा हम कहानियां जान लेते हैं, ताकि इससे आपको और भी रिवीजन हो जाए और जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो आपको और भी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा, शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं तो इसका बचपन का नाम अगर जानते हैं तो इसका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इसका फरीद। इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था फरीद नाम था। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति था ये जौनपुर से पढ़ा लिखा था। कहां से पढ़ा था? जौनपुर से पढ़ा लिखा था। इसके पिताजी ना 2 विवाह किए थे, यानी इनकी जो माता जो थी वो कितनी थी? 2 थी। तो नैकी वाली जो मम्मी थी ना, तो नैकी वाली मम्मी इनको काफी ज्यादा तंग करती थी। तो बीच में लड़ाई झगड़ा कर करके ये अपने घर से क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और घर से भाग जाने के क्रम में ही क्या होता है कि ये जौनपुर जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं ये बेचारे। और फिर पढ़ने लिखने के बाद में जब ये आते हैं तो एक छोटे से क्षेत्र में एक व्यक्ति है, कौन? तो बहार खा नुहानी। ये छोटे से क्षेत्र में शासन, बिहार के छोटे से क्षेत्र में शासन कर रहा है। कौन? ये बहार खा नुहानी। अब ये बहार खा नुहानी के पास में जाता है और कहता है कि हमें नौकरी दीजिएगा। तो कहता है कि हाँ, क्या नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको नौकरी पर रख लेता है। और नौकरी पर रखने के बाद में एक बार ये जंगल में जा रहा था, तो जंगल के जाने के क्रम में क्या होता है कि इस पर एक शेर अटैक करता है। और शेर अटैक करता है तो उस शेर को एक तलवार से यानी एक ही बार में 2 धड़ कर देता है, यानी अलग कर देता है। ये कौन? ये शेर शाह। अब इसी के चलते इस शेर शाह का नाम क्या पड़ गया? शेर खा। समझ में आ गया? तो शेर खा किसने कहा? तो यही कौन? बहार खा नुहानी ने कहता है। समझ में आ गया? अब हम बात बताते हैं कि इसका मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका मकबरा तो सबको पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन होता है। ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, ये अपने जीते जी में क्या किया था कि अपना मकबरा बनवा लिया था। ठीक है, अपने जीते जी अपना मकबरा बनवा लिया था। ये कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। बिहार का एक जिला सासाराम है, वहीं में इसका मकबरा क्या है? स्थित है। अब हम बताते हैं कि 1539 ईस्वी में क्या होता है कि एक अच्छा खासा युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है? तो ये किसका नाम युद्ध है? चौसा का युद्ध है। ठीक है, ये चौसा का युद्ध होता है। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो चौसा का युद्ध होता है किसके किसके बीच? तो एक तरफ है हुमायूं और एक तरफ कौन है? तो यही शेर शाह है। ठीक है, ये शेर शाह है। ये शेर शाह कौन वंश से संबंधित है? तो सूरी वंश से संबंधित है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में फैटाफैटी होता है, लेकिन ये फैटाफैटी में हुमायूं क्या होता है? गिर जाता है, यानी हार जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले साल क्या होता है कि 1540 ईस्वी में यानी कन्नौज का युद्ध होता है, जिसको आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो कहीं कहीं कन्नौज भी लिखा हुआ आएगा आपको और कहीं कहीं बिलग्राम भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में कौन होता है कि ये फिर से ये जो हुमायूं है ये फिर हार जाता है, यानी ये बार बार हार जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार जो हारता है ना, तो इस बार तो हारा था, इसका सत्ता भी गया। ठीक है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई थी थोड़ा अच्छा तरीके से लड़ा गया था
और इसका साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर ये राज जो कर रहा था कौन, ये मुगल, ये मुगल का कौन, हुमायूं, जो क्या होता है इसका सत्ता खत्म हो जाता है और लगभग 15 वर्ष तक ये क्या होता है कि घुमक्कड़ की जिंदगी व्यतीत करता है। और यही दिल्ली के सत्ता पर कौन हावी हो जाता है, तो यही शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो यानी शेर शाह सूरी दिल्ली की सत्ता को कब प्राप्त कर रहा है, तो प्राप्त कब कर रहा है, तो बोलिए कि 1540 ईस्वी में। कौन से युद्ध के बाद, तो कन्नौज का युद्ध होता है, उसके बाद दिल्ली की गद्दी इसे मिल जाता है। अच्छा, अब फिर बताइएगा कि इसके द्वारा जो थे कई सारे काम भी किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति इतना महान आखिर कैसे हम लोग को किताब में पढ़ने के लिए क्यों आखिर आ गया, कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए होंगे ना। तो हाँ, अच्छे काम तो बहुत सारे किए हैं। तो अब इसके अच्छे का सारे हम काम बता देते हैं, ठीक है। अच्छे सारे काम में तो अभी आपने देखा कि ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या करता है, ये निर्माण कराता है, ठीक है। अब हम ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में तो हमने देखा। ग्रैंड ट्रंक रोड की अगर बात करते हैं तो यही है जीटी रोड, ठीक है। ये जीटी रोड जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते हैं। यानी नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिला दीजिएगा तब जीटी रोड कहलाता है, ठीक है। अब ये जीटी रोड का नामकरण किसने किया था, तो अभी हमने देखा नामकरण। तो नामकरण की बात करते हैं तो ये किनको कौन किया था, ये डलहौजी, ठीक है। और इसका मरम्मत की अगर बात करते हैं तो यही मरम्मत कौन करवाया था, मरम्मत, ठीक है, मरम्मत कौन करवाया था, तो यही ये सॉरी कौन, तो शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह। आप देखिए अब इसके काम में और भी सारे अच्छे अच्छे काम है, जिसमें इसने काम क्या किया था कि जिसमें भू राजस्व में सुधार किया था। क्या किया था, तो भू राजस्व में सुधार, भू राजस्व भू राजस्व में सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में राजनीतिक सुधार तो किया ही किया था। फिर उसकी अगर बात करते हैं तो इसने सिक्कों के क्या किया था, सिक्के, जिसमें पहले से जो सिक्के चले आ रहे थे, पहले से सिक्के कैसे, यानी सोने चांदी के जो सिक्के थे, वो पुराने घिसे पिटे सिक्के जो चले आ रहे थे उसको ये बंद करवा देता है कि हटा यार, इस मन का को लेकर के आ गया है, इस मन अब हमरे शासन आया है तो हमरे शासन में अच्छे तरीके से हम चलाएंगे, ठीक है। तो अपना शासन में ये क्या करता है कि चांदी का रुपया जारी करता है, किसका, चांदी का रुपया, ठीक है। अब ये चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था, तो 180 ग्रेन का। तो ये ग्रेन पूछता है, तो ग्रेन क्या है, तो ग्रेन एक तरह से यूनिट है। जिस तरह से आप अभी चावल खरीदने जाते हैं दुकान में तो आप कहते हैं ना कि 15 केजी, तो केजी आप क्या लगा रहे हैं, यही यूनिट है। अगर आप दुकानदार के पास में जाइएगा, कहिएगा कि 15 द, तो 15 का द, कुछ ना कुछ तो बोलिएगा, नहीं तो फिर दे देगा एक आध थाप तो समझ में आ जाएगा। तो 15 के बाद में समझ रहे हैं कि जो केजी जो लगा रहे हैं ना, ये केजी क्या है, तो ये केजी यूनिट है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से ग्रेन क्या है, तो ग्रेन एक तरह से यूनिट था उस जमाने में, ठीक है। अब देखिएगा चांदी का रुपया कितने ग्रेन का, 180 ग्रेन का। फिर उसके बाद में तांबे का टंका, तांबे का टंका जिसको कहीं कहीं दाम भी लिखता है, ठीक है, या दाम भी कर देते हैं, तो ये कितने ग्रेन का था, तो 380 ग्रेन का, ये भी पूछता है। और जिसमें भूमि की नाप के लिए क्या किया था, एक सिकंदरी गज, जिसमें आज जो हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं, फीट में मापते हैं ना, तो उस समय तो फीट तो था नहीं, तो उस समय क्या किया था, सिकंदरी गज का इस्तेमाल करता था, सिकंदरी गज का इस्तेमाल करता था कौन, तो यही करता था, यही शेर सूरी करता था, यानी नापने के लिए, भूमि को नापने के लिए, ठीक है। तब तो उसके पास में टैक्स निर्धारित किया जाएगा कि टैक्स कितना लेना चाहिए, टैक्स नहीं लेना चाहिए। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बात करते हैं तो भू राजस्व में ये क्या किया था कि पट्टा एवं कबूलियत प्रथा लेकर के आया था, पट्टा और कबूलियत प्रथा। जिसमें अभी आपको ये पट्टा के बारे में अभी भी आपको सुनने को मिलता होगा। जैसे में क्या होता है ना कि पट्टा में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का खेत होता है, तो जो वो व्यक्ति किसी दूसरे को दे देता है कुछ खास अमाउंट पर, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, और उसके बदले में वो व्यक्ति जो लेता है वो एक साल के लिए क्या करता है, वो जमीन पे अपना अन्न उपजाता है, ठीक है, यही होता है पट्टा। और ये कबूलियत क्या होता है कि जिसमें अब व्यक्ति को खेत दिया जा रहा है तो उस पर कबूलनामा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या कि ये तो हमारे खेत है, हम तुमको दिए कहाँ है, नहीं हम दिए हैं। तो मान ले कि बेचारा रोपे हुए है, फिर बाद में कहा कि हमारे खेतवा में तो रोप दिले है। तो इसीलिए एक कबूलियत, जिसको आप बोलते ना स्टाम्प पेपर, आप अभी के रूप में आप क्या बोल रहे हैं, स्टाम्प पेपर, तो ये प्रथा चलाने का शुरुआत किसने किया था, पट्टा और कबूलियत प्रथा चलाने का शुरुआत किसने कर रहा है, तो यही शेर शाह सूरी कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है
कि एक ये जो अभियान कर रहा था, ये लगभग देखिएगा, इसके अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र यहाँ पे दर्शा देते हैं, तब आपको ज्यादा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये क्षेत्र अगर इसकी बात करते हैं तो लगभग इतने बड़े क्षेत्र पर ये क्या कर रहा था, अभी शासन कर रहा है। ठीक है, देखिएगा शेर शाह सूरी का ये क्षेत्र है। ठीक है, ये शेर शाह सूरी का क्षेत्र है। अब जब ये राजस्थान का एक क्षेत्र है, कौन, मारवाड़, क्या है, मारवाड़, जब ये मारवाड़ का विजय कर रहा था तो इसको काफी परेशानियां झेलना पड़ गया था। ठीक है, तो मारवाड़ खैर लास्ट में तो विजय कर लिया था, लेकिन ये बोलता क्या है मारवाड़ विजय के दौरान कि एक छोटे से मतलब कि बाजरे के लिए, मतलब मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा साम्राज्य क्या कर देता, खो देता। कौन बोलता है, तो यही शेर शाह सूरी बोलता है। तो आपको स्टेटमेंट में इस तरह से पूछे जाएंगे कि यह स्टेटमेंट जो दिया गया है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा साम्राज्य खो देता, तो किस राज्य को जीतने के क्रम में करता है, तो ये मारवाड़ एक प्रांत था, उस समय का क्या था, क्षेत्र था, उसे जीतने के क्रम में क्या बोलता है, ये शेर शाह सूरी बोलता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि 1545 ईस्वी की बात है, तो 1545 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग पर ये क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ठीक है, कालिंजर एक किला था, उस पर ये क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। कब, तो 1545 ईस्वी में। अब उस समय ये वहां का राजा कौन थे, तो राजा है कीरत सिंह। कौन है, तो कीरत सिंह। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय वहां का राजा कौन है, तो राजा वहां का है कीरत सिंह। अब ये कीरत सिंह राजा तो है और इस पर किले पर आक्रमण कर रहा है, तो किला तो चारों तरफ से क्या है, पैक रहता है ना। ठीक है, यानी बड़े बड़े दीवार उठे हुए रहते हैं, किला ऐसा थोड़ी नहीं रहता है। अब इस पर गोले से हमले किए जा रहे थे ऐसे। ठीक है, और गोले से हमले किए जा रहे थे, और इधर से जो इसके सैनिक जो थे, इधर यहाँ से ऐसे क्या कर रहे थे, गोला यहाँ पे दाग रहे थे। ठीक है, अब आग्नेय नाम का एक गोला था। ठीक है, अब गोला तो शस्त्रागार था, ये यहाँ से ऐसे चलाता है, यहाँ ऐसे रखा हुआ था, यहाँ से ऐसे चलाता है। अब ये दीवार से टकरा करके यही वाला शिविर में क्या होता है, आकर के फट जाता है। अब यही शिविर में आकर के फट जाता है, तो यहीं पे बैठा हुआ कौन था, तो शेर शाह। अब शेर शाह सूरी झुलस जाता है उस आग में, फटता है तो भागने का मौका नहीं मिला, और शेर शाह सूरी क्या होता है, उस आग में झुलस जाता है। और हम आपको ये भी बताते चले कि ये 1540 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठ रहा है, तो उस समय इसका उम्र पता है कितना वर्ष हो चुका है, 67 वर्ष। ठीक है, 67 वर्ष ये व्यक्ति हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका जोश और जज्बा देखिए एक जवान की तरह है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये क्या होता है, झुलस गया है बेचारा। अब झुलस गया है तो मरे के नाम थोड़े नहीं अभी ले रहा है। अभी जब तक ये कालिंजर दुर्ग को जीतता नहीं है, तब तक ये मरने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसको सूचना, फिर इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, फिर उसके बाद में इसे सूचना मिलता है कि हम कालिंजर जो दुर्ग है वो क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। तब ये सिपाही से बोलता है कि तब हम चलते हैं। तो पूछा सिपाही कि कहाँ चलते हैं, तो और कहाँ चलेंगे। उसके बाद ये बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी से इतने सारे क्वेश्चन कहीं भी घूम सकते हैं, तो आप इजीली इसको क्या कर दीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा, दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। अब देखिएगा, ये पहले विजयनगर की बात हम देख लेते हैं। देखिएगा, ये बात करते हैं यहाँ पे के। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, हमने रफ मैप लिया। आपको हमने बताया था ये तुगलक वंश के बारे में हमने ये बताया था। तुगलक वंश, ये तुगलक वंश का स्थापना कब होता है, तो 1320 ईस्वी में। कौन करता है, तो कहिए कि गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक करता है। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन बनता है, तो कहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक कब बनता है, तो कहिएगा कि ये तो 25 में मर जाता है। फिर उसके बाद 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, ये गद्दी पर हाविज रहता है, यानी बैठा हुआ रहता है। और इसी के समय में क्या होता है कि 1325 ईस्वी से 51 ईस्वी के बीच में बैठा हुआ है। तो इसी के क्रम में क्या होता है, यहाँ पे तो समझाते हैं आपको कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ये यहाँ पे क्या करता है, अभी तो दिल्ली में बैठा हुआ है, अब ये यहाँ पे हमला कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमला कर देता है, कहाँ पे, तो कामपिली पे। ठीक है, ये कामपिली आज का आधुनिक नाम क्या है, तो कर्नाटक। इस पे हमला कर देता है। जब हमला कर देता है, तो हमला करने के बाद में यहाँ पे तो दो गो मंत्री थे, जो एक था हरिहर। ठीक है, हरिहर,
और एक कौन था, बुक्का। ये दो गो मंत्री थे, ये दोनों भाई था, ठीक है। हरिहर था और एक तो बुक्का था। ये कंपीली राज्य में ये क्या था, मंत्री था। कौन था, हरिहर और बुक्का। अब जब यहाँ पे आक्रमण कर देता है तो ये मंत्री था, तो मेन तो मंत्री ये क्यों ना उठाता है, थोड़े नहीं। सिपाही को कौन उठना, सिपाही तो मारा गया या पकड़ा गया तो जेल में बंद रहता है। मेन तो मंत्री होता है, यानी मेन तो राजा है, एक तरह से राजा का ये है। तो अब ये दोनों व्यक्ति को क्या कर देता है, दिल्ली लेके चलता है, चलो बेटा तुम दिल्ली। अब इसको दिल्ली लेके जाता है, और ये तो है हिंदू, नाम ही से पता चल रहा है कि तो हिंदू है। अब इसको क्या कर देता है कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवा देता है कि तुम मुस्लिम बन जाओ, ठीक है। और तब ये व्यक्ति मुस्लिम भी बन जाता है। लेकिन इसके गुरु कौन है, इसके गुरु है, ये दोनों के गुरु है विद्याधर, ठीक है, विद्याधर, विद्याधर। अब ये विद्याधर से फिर बातचीत करते हैं, और विद्याधर से बातचीत करने के क्रम में क्या होता है कि ये फिर से क्या हो जाते हैं, हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलते कि अरे यार तुम इतने बड़े साम्राज्य का क्या था, राजा था, मंत्री था उस क्षेत्र में, और तुम अपना धर्म कन्वर्ट करवा लिया। तो ये अपना धर्म क्या करते हैं, फिर से हिंदू बन जाते हैं। ये कौन, ये हरिहर और ये बुक्का, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक वंश यानी एक राजवंश की स्थापना करते हैं। उस राजवंश क्या था, तो एक राजवंश की स्थापना करते हैं, यही संगम वंश, ठीक है, यही संगम वंश। तो ये संगम वंश कहाँ, इस क्षेत्र में यानी विजयनगर में स्थापित करते हैं। कहाँ पे, तो विजयनगर में। तो अब देखिएगा, अब एक तरफ हमने लिखा विजयनगर, ठीक है, विजयनगर, ठीक है। अब ये विजयनगर में कौन कौन से जो वंश होगा, ठीक है, कौन कौन से जो वंश होगा इस पर क्या करेगा, राज करेगा। तो वो चीज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको बताते चलते हैं। देखिएगा, ये विजयनगर साम्राज्य में क्या होता है कि ये कई गो वंश आते हैं और इस पर शासन करते हैं। ये जो पूरा साम्राज्य को स्थापना किया वो साम्राज्य क्या हुआ, विजयनगर। और लेकिन वंश जो था ये कौन सा वंश है, संगम वंश है। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। तो इस विजयनगर साम्राज्य पर पहला शासन करने वाला वंश कौन है, तो पहला वंश है संगम वंश, ठीक है। संगम के बाद कौन हो गया, सालू, फिर उसके बाद में तुलु, फिर उसके बाद में आरबीडू। ये जो इतना वंश आप देख रहे हैं ना, ये सब वंश ये विजयनगर साम्राज्य पर क्या करता है, शासन करता है। अब यहां से क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये सब वंश के स्थापना किसने किया था। तो आप खुद बताइएगा कि संगम वंश की स्थापना कौन कर रहे हैं, हरिहर और बुक्का। दिमाग में हट रहा है ना, हरिहर और बुक्का कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं सालू, कि सालू वंश का स्थापना किसने किया था। तो नाम से ही है, आपको मिल जाएगा कि सालूब नरसिंह। क्या हो जाएगा, सालूब नरसिंह ने क्या किया था, इसका स्थापना किया था, ठीक है। अब बात करते हैं ये तुलुब, ये तुलुब वंश का स्थापना कौन किया था। तो तुलुब वंश की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना किया था वीर नरसिंह। कौन, तो वीर नरसिंह। अगर बात करते हैं यहाँ पे आरबीडू, ठीक है, ये आरबीडू वंश के स्थापना कौन किया था, तो तिरुमल। कौन, तिरुमल, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद कहानियां जो है वो हम चलते हैं। ये कब की घटना है, तो ये 1336 ईस्वी में क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। कब, देखिएगा डेट, यहाँ पे डेट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कब की घटना है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है। यानी ये जो क्षेत्र जो था, ये क्षेत्र ये सबसे क्या होता है, टूट जाता है। यानी जो सल्तनत काल जो था, ये सल्तनत काल से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और एक नए साम्राज्य की स्थापना होता है। उस साम्राज्य का नाम क्या है, तो यह कि विजयनगर साम्राज्य। तो पूछेगा क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो यही हरिहर और बुक्का ने किया था। और वही हरिहर और बुक्का एक वंश की स्थापना करता है, उस वंश का नाम क्या है, तो ये संगम वंश है। और संगम वंश का स्थापना करने के बाद में वहां पर क्या करता है, ये शासन करता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं। देखिएगा यहां तक हमने इसलिए लेके आए ताकि आप समझ सके। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जब स्थापना हुआ था तो उस समय सल्तनत काल में कौन शासन कर रहा था, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे तो ध्यान में आ गया, सब आगे देखते हैं, आगे बताते हैं। अब इसके 11 साल के बाद की बात है, यानी कि अब 1347 ईस्वी में, 47 ईस्वी में क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य का क्या होता है, स्थापना होता है। किसका, तो बहमनी साम्राज्य का।
देखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल आप देख रहे हैं ना, उसमें कई सारे क्षेत्र टूट टूट कर करके अब एक नए नए साम्राज्य बन रहा है। तो देखिएगा अभी हमने देखा कि 36 ईस्वी में विजयनगर बना, देखिएगा ये विजयनगर बना यहाँ पे, और फिर एक ठो और बहमनी साम्राज्य बन रहा है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे बना, फिर उसके बाद में बहमनी साम्राज्य बन रहा है। ये सब किसके अंतर्गत में हो रहा है, यानी उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा हुआ है, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। अब विजयनगर साम्राज्य की बात तो सॉरी, ये कौन सा साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये बहमनी साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 1347 ईस्वी में इसका स्थापना हो जाता है। बात यहाँ पे ये करते हैं कि इसका स्थापना किया था कौन, तो स्थापना भी तो पूछेगा ना। तो स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है हसन गंगू। ठीक है, पूछेगा कि हसन गंगू के नाम से किसे जाना जाता है, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, ये क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, अब इसने जब साम्राज्य का स्थापना किया तो अपने क्षेत्र को कई भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। अपने क्षेत्र को कई भागों में क्या कर देता है, बांट देता है, ताकि हमें सुशासन करने में क्या हो सके, अच्छा हो सके। जैसे में बिहार है, बिहार को कई जिलों में बांटा गया है ना शासन करने के लिए, और हर एक जिले में एक डीएम को दे दिया गया है, और ऊपर में कौन बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। तो उसी तरीके से कई क्षेत्रों में बांट देता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद होता है कि ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो अलग कौन कौन हो जाता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। जो पहला बनता है ये कौन बनता है, बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर टूट जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं, टूटता कब है, तो 1490 ईस्वी के आसपास में। देखिएगा कब से, 1347 ईस्वी में स्थापना हो जाता है, फिर टूट कब जा रहा है, 1490 ईस्वी में टूट जा रहा है। फिर बीजापुर हो गया, बीजापुर के बाद बीदर टूट जाता है, बीदर के बाद में फिर बरार होता है, फिर उसके बाद में कोची है, ये अहमदनगर है, ये अहमदनगर है। दिखाई पड़ रहा है आपको, अगर नहीं पड़ा होगा तो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बरार हो गया, फिर यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये अहमदनगर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा हो गया, तो गोलकुंडा हो गया। ठीक है, अब ये जो इतने सारे जो क्षेत्र से इतने सारे क्षेत्र क्या हो गए, इससे टूट टूट करके अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ये बीजापुर का स्थापना किसने किया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीजापुर का स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कौन किया था, तो यूसुफ आदिल शाह। ये बीजापुर का स्थापना कौन कर रहा है, तो यूसुफ आदिल शाह नाम का एक व्यक्ति है जो बीजापुर का स्थापना करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ये बीदर का स्थापना किसने किया था, तो ये बीदर का स्थापना किया था अमीर अली बरीद ने क्या किया था, ये बीदर का स्थापना किया था। बरार की बात बोलते हैं तो बरार का स्थापना किसने किया था, तो फतह उल्लाह इमाम। ठीक है, फतह उल्लाह इमाम। ठीक है, ये किसका स्थापना करता है, तो ये स्थापना करता है किसका, तो ये आप देखे बरार का। ठीक है, अहमदनगर की बात बोलते हैं तो ये अहमदनगर का स्थापना कौन करता है, तो मलिक अहमद। ठीक है, कौन, तो मलिक अहमद। अगर बात करते हैं ये गोलकुंडा का स्थापना कौन करता है, तो ये गोलकुंडा का स्थापना करता है कुली कुतुब शाह। कौन, तो कुली कुतुब शाह। यही कुली कुतुब शाह जो है ये हैदराबाद का भी स्थापना करता है। किसका स्थापना कर देता है, तो हैदराबाद का स्थापना करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जो वहां पे अब चार मीनार जो आप जानते हैं ना हैदराबाद में जो है, तो उस चार मीनार का निर्माण भी यही करवाता है कुली कुतुब शाह। ये 1591 ईस्वी में ये क्या कर देता है, करवा लेता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां तक तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक तो समझ में आ जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सही सही से चल रहा है। अभी ये दोनों जो है ना, ये दोनों विजयनगर साम्राज्य और ये बहमनी साम्राज्य, दोनों में हमेशा लड़ाई होते रहता था। पड़ोसिया है तो पड़ोसिया से तो लड़ाई होगा ही होगा। ठीक है, जब मौका मिले तब पटक दे, ठीक है, कभी ये इसको पटक दे, कभी ये इसको पटक दे। ठीक है,
लेकिन ये जो लड़ाई था ना, ये नॉर्मल लड़ाई नहीं होता था, एकदम मारा काटी वाला होता था कि जब हम तुमको सर्वनाशे कर देंगे, ठीक है। तो उसी के क्रम में क्या होता है कि एक इस समय यहाँ पे वंश विराजमान है कौन, तो इधर वंश विराजमान है तुलुक वंश। तो अब हम इसको क्या करते हैं, तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि अब जो बताएंगे ये सब एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये सब एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और ये सब जो है ना आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है ना। जो बढ़िया ऑथेंटिक बुक से आप पढ़िएगा तब आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे खोजिएगा ना तो इकट्ठे काफी मुश्किल है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कई वर्षों का मेहनत जो होता है वो आपके सामने हम यहाँ पे रखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको इजिली यहाँ पे अवेलेबल हो जाए और आप अच्छे तरीके से आप टाइम बचा सके, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको क्या कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे अब मिटाते हैं। अब इसके बाद में हम तुलुक वंश थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं, इससे आपको भी क्या होगा, फायदा तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि फायदा नहीं होगा। अब देखिएगा, अब हम तुलुक वंश देखते हैं, ठीक है। इधर तो हमने विजयनगर साम्राज्य में सब बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा तुलुक वंश के बारे में भी थोड़ा पढ़ा देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ कौन है तो कहिएगा कि तुलुक वंश, ठीक है। ये तुलुक वंश का स्थापना कौन करता है तो कहिएगा कि वीर नरसिंह, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कौन करता है तो कहिएगा कि वीर नरसिंह। ये वीर नरसिंह, अब ये वीर नरसिंह जो था इसने उपाधि एक धारण किया था। ये कौन सा उपाधि धारण किया था तो इसने उपाधि धारण किया था भुजबल का उपाधि धारण किया था, ठीक है। इसने क्या किया था कि ये विवाह कर लगता था, ठीक है, विवाह कर लगता था उस समय, ये विवाह कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। कौन, तो यही कौन कर देता है, यही वीर नरसिंह। ये वीर नरसिंह क्या करता है, कौन सा उपाधि धारण करता है तो भुजबल का उपाधि धारण करता है। एक विवाह कर लगता था, उस विवाह कर को ये क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में इनका बेटा बनता है कौन तो कृष्णदेव राय। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब इंपॉर्टेंट है तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय, अच्छा से लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, कृष्णदेव राय। अब ये कृष्णदेव राय जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम जितना ज्यादा हो सके उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कृष्णदेव राय जो है ये कब बन रहे हैं तो बोलिएगा कि 1509 ईस्वी में ये कृष्णदेव राय बनते हैं। तो सोच कर देखिएगा कहां कहां से हिस्ट्री जुट रहा है। 1509 ईस्वी में बनते हैं, अब ये कब से कब तक रह रहे हैं, 29 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और आपको ये भी बताते चलते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है दिल्ली में, पानीपत में, ठीक है, किसके लिए, दिल्ली के लिए। और उसके इनके यानी अब नीचे में कौन है संभाले हुए, देखिएगा ऐसे समझिएगा, यानी यहाँ पे कौन है तो ये कृष्णदेव राय है, और ऊपर में कोई पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका है, भारत में बाबर आ चुका है, ठीक है, मुगल वंश का नींव पड़ चुका है। और यही बाबर जो है, ये बाबर अपनी आत्मकथा लिखता है तुजुके बाबरी, तो उसमें क्या होता है, बाबर नामा जो लिखता है ना, ये बाबर नामा, ठीक है, बाबर नामा। ये बाबर नामा कौन सा भाषा में लिखा गया था तो कहिए कि ये तुर्क भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और ये बाबर नामा में जो इनका भी वर्णन करता है, कृष्णदेव राय का भी वर्णन करता है, कौन, ये बाबर वर्णन करता है कि ये बहुत महान व्यक्ति थे, काफी शक्तिशाली राजा थे, कौन, कृष्णदेव राय। तो समझ ही रहे होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिएगा कृष्णदेव राय के बारे में अब हम जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमने क्या किया, कास्टिंग आपको बता दिया, क्योंकि ट्रेलर से ही पिक्चर समझ में आता है कि पिक्चर कैसा है, ठीक है, आप लोग तो ऐसा ही जानते होंगे। अब कृष्णदेव राय के बारे में हम जानते हैं, तो कृष्णदेव राय ने उपाधि काफी सारा धारण किया था। इनकी उपाधि की अगर बात करते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है तो आंध्र पितामह। आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है तो कहिएगा पितामह। आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है तो यही कृष्णदेव राय को जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आंध्र भोज। आंध्र भोज, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है तो यही इन्हें। फिर उसके बाद में आंध्र अभिनव, ठीक है, आंध्र अभिनव, अभिनव, ठीक है, ये किसको जाना जाता है तो कृष्णदेव राय को जाना जाता है। इतना सारा इनको उपाधियां था, ठीक है। इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि विठल स्वामी मंदिर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, विठल स्वामी मंदिर। तो ये विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाता है, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण यही करवाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि चिदम्बरम मंदिर का निर्माण यही करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और मंदिर है, वो उस मंदिर का नाम क्या है तो हजारा मंदिर।
ये हजारा मंदिर का निर्माण भी यही करवाते हैं। ये सब मंदिर पूछता है काफी ज्यादा एग्जाम में, ये सब चीज पूछे हुए हैं, ठीक है, तब हम आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हिस्ट्री तो बहुत सारे पढ़ने हैं, कितना आप पढ़िएगा, कुछ ना कुछ तो सोर्स जो है वो के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही चीज पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा, कितना पढ़िएगा उतना नहीं संभव है, ठीक है। तो कौन कौन से मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो विठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, हजारा मंदिर, ठीक है। ये सब मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं, तो कृष्ण देव राय करवाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी की बात ये पूछता है कि इनके समय में यानी इनके दरबार में एक इटली का पेश नाम का यात्री था, कि कहाँ का था, इटली का। ये किनके दरबार में आया था, तो ये आया था किसने, ये ही कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। एक और यात्री था डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस था। और एक कौन था, बारबोसा। ये बारबोसा जो था ये सब कहाँ का था, ये सब पुर्तगाली था। ये किनके दरबार में आता है, तो यही कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया होगा। ये सब कार्य इनके बहुत ज्यादा है और ये सब व्यक्ति सब आता है, इसलिए इनको इनके बारे में पूछता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये बीजापुर को क्या कर लेते हैं, ये जीत लेते हैं। कौन, ये बीजापुर को अगर जीतने का काम करता है तो बीजापुर को क्या कर लेते हैं, ये जीत लेते हैं। तो बीजापुर को देखिएगा, अभी हमने बताया कि 1490 ईस्वी में टूटा है, तो टूटा है तो इसका स्थापना कौन कर रहे हैं, तो यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर को जीते हैं तो देखिएगा 1490 यानी फिर 1509 ईस्वी में तो ये बनिए गए हैं। और फिर उसके बाद में ये क्या कर ले रहे हैं, जीत ले रहे हैं। यानी बीजापुर को कौन जीत लेते हैं, तो जीतते तो पूरा क्षेत्रवा नहीं जीत लेते थे, ठीक है, कुछ क्षेत्र का हिस्सा जीत लिए थे, ठीक है। अब बताते हैं, तो यानी यूसुफ आदिल शाह को किसने हराया, तो यही कृष्णदेव राय, क्योंकि दोनों में तो उसमें बगल पड़ोसिया है, दुश्मनी तो चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। अब समझिएगा, बीजापुर को क्या कर लिया था, जीत लिया था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि लड़ाइयां तो जब चल ही रही है और 1529 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। जब इनका मृत्यु हो जाता है तो इनके बाद में एक और व्यक्ति बनते हैं राजा, ठीक है। वो क्या है, उनके बारे में देख लीजिए। एक व्यक्ति कौन बनते हैं, अच्युत राय, ठीक है, अच्युत राय, ठीक है, अच्युत देव राय कर लीजिए, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय क्या करते हैं कि ये बनते हैं कृष्णदेव राय के बाद, ठीक है। और अच्युत देव राय के दरबार में एक व्यक्ति आता है, वो क्या है, नुन्नीज। ये नुन्नीज एक यात्री है, तो पूछेगा कि नुन्नीज यात्री जो था ये किसके दरबार में आया था, तो अच्युत देव राय के दरबार में कौन आता है, तो यही नुन्नीज आता है, ठीक है। यहां तक भी ये ज्यादा कुछ काम नहीं किए थे, सिर्फ एक यात्री की वजह से इनको हमको लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है। अब आता है इसके बाद में कौन बनता है, तो सदाशिव, सदाशिव राय, सदाशिव राय। अब ये सदाशिव राय क्या करते हैं कि ये राजा बनते हैं। और इनके समय में क्या होता है कि एक व्यक्ति कौन है, राम राय, ठीक है। ये राम राय, ये नाम के राजा खाली हैं, रबर स्टंप है। ये कौन, तो ये सदाशिव राय। पूरा सत्ता कौन संभाले हुए है, यानी पूरा पावर किसके हाथ में रहता है, तो यही राम राय के हाथ में रहता है, ठीक है। तुम तो सिर्फ नाम के हो, काम के तो हम हैं। ये कौन है, ये राम राय बोल रहा है, ठीक है। अब ये राम राय के समय में, यानी ये कब की घटना है, तो ये 1540 ईस्वी में ये बनता है, कौन, सदाशिव राय, ठीक है। देखिएगा डेट बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डेट बिल्कुल नहीं रटना है। देखिएगा जब आप पढ़ रहे होंगे ना, आप यकीन मानिएगा कि इस तरह से जब पढ़ रहे होंगे ना, आपको तो डेट रटने का कोई झमेला ही खत्म हो गया होगा, क्योंकि डेट का आपको खुद ब खुद जोड़ करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब क्या होता है कि ये राम राय पूरा सत्ता अपने हाथ में लिए हुए रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1565 ईस्वी में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, तो इस युद्ध का नाम है, तो अब यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अब देखिए इधर तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपको ज्यादा समझना है, ठीक है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन जब हम बता रहे हैं ना, तो इससे आपको बहुत सी चीज आपको रिवीजन होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आप पढ़े, देख लीजिएगा कि इससे कम से कम था 50 क्वेश्चन से ज्यादा आपको निकला होगा, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तब। अब देखिएगा ये 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, तो बोलिएगा कि तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। तो तालीकोटा का युद्ध कैसे हो रहा है, एक तरफ से कौन है, विजयनगर साम्राज्य से कौन, तुलुप वंश यानी विजयनगर साम्राज्य से लड़ रहा है, तो कौन, ये राम राय।
तो इस तरफ हम लिख देते हैं विजयनगर। ठीक है, ये विजयनगर से कौन है, तो ये कहिए कि राम राय। अब राम राय ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, अगर सदाशिव राय है तो वो भी ठीक होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर राम राय है तो राम राय ही लेकर के चलिए, क्योंकि वास्तविक सत्ता इसी के हाथ में था। नाम के खाली ये सदाशिव राय था। ठीक है, काम इसको नहीं कुछ बुझाता था। नाम कौन कर, ये नाम का ये था, काम का ये था। अब ये राम राय इस तरफ से क्या हो रहा है, लड़ रहा है, और इस तरफ से कौन कौन है वो पूछता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इस तरफ से कौन है, तो बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, एक तरफ कौन है, साम्राज्य, एक तरफ कौन है, तो विजयनगर है, और एक तरफ कौन है, बहमनी है। तो बहमनी में कौन कौन था, जो अभी हमने बताया था, उसका बाल बच्चा कौन कौन था, सोच देख लीजिएगा। पहला हमने कौन बनाया, तो पहला हमने बताया था बरार। ठीक है, बरार बताया था ना। फिर उसके बाद में हमने कौन बताया था, बरीद बताया था। फिर उसके बाद में कौन, तो कहिए कि बीजापुर है। फिर उसके बाद में कौन है, तो कहिए कि गोलकुंडा है। ठीक है, ये गोलकुंडा है। फिर उसके बाद में कौन बताया था, तो ये अहमदनगर, अहमदनगर। ये इतना वंश कहां पे है, ये बहमनी साम्राज्य में है। लेकिन 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 समझिएगा मामला, ये बरार जो है ना, ये बरार का और ये गोलकुंडा का दुश्मनी एकदम अपने में चलता था। ठीक है, कि तुमको तो हम देख लेंगे, तुमको हम मार देंगे, तुम जहिया बुझा जाओ तुमको तो हम लपेटिए देवे करेंगे। ठीक है, ये किसके किसके बीच में चलता था, तो ये चलता था बरार के बीच में और ये गोलकुंडा के बीच में, तो तुमको तो हम देख लेंगे। अब जब दोनों के बीच में चलता था, तो जब तालीकोटा का युद्ध हो रहा है, जिसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलता है, तो अगर ऑप्शन में तालीकोटा नहीं दिया है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा या करके कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि राक्षस तंगड़ी का युद्ध। तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध, ठीक है, ये कब हो रहा है, तो 1565 ईस्वी में हो रहा है। ठीक है, अब ये राक्षस तंगड़ी का युद्ध में कौन कौन सा भाग ले रहा है, ये दोनों का आपसी दुश्मनी किसके किसके बीच है, तो गोलकुंडा से और बरार में। ठीक है, आपसी दुश्मनी है, अपने में मर कट रहा है। तो जब मर कट रहा है, आई दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया, तो एक तरफ से अकेले राम राय है संभालने वाले, आज जो, तो यानी ये जो राम राय है, ये हिंदू राजा है या मुस्लिम है, खुद सोच लीजिए। ये बहमनी जो साम्राज्य देख रहे हैं, ये सब मुस्लिम राज है, लेकिन ये विजयनगर जो है, ये सब हिंदू राजा है। यहाँ पे सब के सब हिंदू राजा है, और इस तरफ कौन है, सब के सब मुस्लिम राजा है, यानी मुस्लिम ये साम्राज्य है और ये हिंदू साम्राज्य है। और इस तरफ से कौन है, राम राय, और इस तरफ से पूरा बाले बुच्चे गुपाले एकदम लाठा पाइना लेकर के सब एकदम एकत्रित टूट पड़ा है इस राम राय पर अकेले, यानी अकेले ये भिड़े हुए हैं राम राय की। आ जाओ तुमको हम देख लेते हैं, तुमको जितना है ना दम, आ जाओ सब बाले बुच्चे आ जाओ। अब इस तरफ से बेचारा ये अकेले क्या होता है, राम राय एकदम मैदान में डटे हुए हैं। ठीक है, और डटे हुए हैं, और ये सब मिल करके क्या कर देता है, ये राम राय को क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन इस तरफ से ये बेचारा अकेले है, डटे हुए हैं। ठीक है, अब ये राम राय को क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो उसमें कौन भाग नहीं लिया था, तो ये बरार है जो भाग नहीं लिया था। क्यों भाग नहीं लेगा भाई, क्योंकि गोलकुंडा और ये जो है दोनों आपसे दुश्मनी है। जैसे में आपको दोस्त आपके बगल से कोई से कहीं से दुश्मनी है, लड़े हुए हैं, अब फिर कहीं जाना है, कोई बुलाए हैं, तो क्या आप दोनों में से, अगर आप कहते ना कि ऊ जेतु तो हम न जेबो, ऐसा बोलते हैं ना, या ऊ कहता है कि ऊ जेतु तो हम न जेबो, तो इसीलिए गोलकुंडा चला गया था, इसको तो लड़ना था साथे सबके, तो इसलिए कहा कि हम न जाएंगे भाई। तो पूछेगा कि कौन सा जो साम्राज्य था बहमनी का जो नहीं भाग लिया था, तो कौन, तो ये बरार भाग नहीं लिया था, और ये पूरा का पूरा भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसको अंत हो गया था, ये राम राय। ठीक है, ये राम राय का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया था। यानी विजयनगर साम्राज्य यहाँ से क्या हो जाता है, एक जो महान साम्राज्य था, वो महान साम्राज्य का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी खत्म हो जाता है। और कहानियां आगे भी है तो बता देते हैं। अब ये राम राय का तो मृत्यु हो चुका है, तो कहिए कि हाँ भाई राम राय का तो मृत्यु हो चुका है। ठीक है, तो इसका एक भाई था, राम राय का भाई कौन था, तो आरबीडू। आरबीडू इसका एक भाई है। ठीक है, अब आरबीडू इसका जब भाई है, तो मेन राजा कौन, राम राय तो मेन राजा था ही नहीं, खाली इसको वास्तविक सत्ता इसके हाथ में था। मेन राजा कौन था, तो सदाशिव राय। अब सदाशिव राय को एकदम पकड़ के, भाई 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 चले 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 चले, आपको भी मार देगा, हमको भाई को तो मारिए दिया,
यहाँ पे आप चलिए, ये भी सदाशिव राय को लेकर के उस युद्ध से क्या हो जाता है, भाग जाता है। और भाग करके कहाँ चला जाता है, तो इसे मिटा देते हैं। भाग करके कहाँ चला जाता है, तो पेनुकोंडा। कहाँ चला जाता है, तो पेनुकोंडा। अब ये पेनुकोंडा क्या हो जाता है, चला जाता है। किसको लेकर के, तो यही सदाशिव राय को, क्योंकि सदाशिव राय तो राजा था, ठीक है। और राजा कुछ हो जाए, राजा तो राजा है ना, क्योंकि बाद में तो ये जनता तो उसको जानती है कि ये राजा है, बाद में तो कभी भी राजा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये पेनुकोंडा जो था, पेनुकोंडा ये कहाँ कर जाता है, चला जाता है। कौन, तो अब पेनुकोंडा को इसने राजधानी बनाता है और एक वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या था, तो कहिएगा कि उस वंश का नाम क्या था, तो यही उस वंश का नाम क्या था, तिरुमल। ये अरबीडू नहीं, ये तिरुमल था। यहाँ पे हम अरबीडू लिख दिया, ठीक है। ये इसका भाई कौन था, तो तिरुमल था, ठीक है। और एक वंश का स्थापना कौन करता है, तो ये तिरुमल था, तो अरबीडू वंश का स्थापना करता है, ठीक है। ये अरबीडू वंश का क्या कर देता है, ये स्थापना कर देता है। कौन, तो यही तिरुमल स्थापना करता है। और इसका राजधानी कहाँ रखता है, तो इसका राजधानी रखता है कहाँ, तो यही पेनुकोंडा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और ये जो अरबीडू वंश जो आप देख रहे हैं, ये अंतिम वंश होता है किसका, विजयनगर साम्राज्य का। तो क्या ये महान वंश है, नहीं। ये अब विजयनगर साम्राज्य तो पूरी तरह से जो मेन था तो खत्म हो गया, फिर ये तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश है भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक बार फिर से बताते चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश ने शासन किया, तो संगम वंश, सुलूब, तुलु, और फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला अरबीडू, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज ना आपको यकीन मानिएगा, देख लीजिएगा कहीं और मिला करके, अगर आपको ऐसा मिलता होगा तो फिर आप हमको बताइएगा कि हाँ इस ऐसा कंटेंट हमें कहीं दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। आगे क्या बोला गया है कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी। अब देखिएगा लाख बख्श के बारे में बोला है, लाख बख्श की बोला है, ठीक है। अब एक लाख बख्श, ठीक है। अब देखिएगा हमने एक बताया था कि मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी की अगर बात करते हैं तो भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, तो बोलिए कि 1175 ईस्वी में ये क्या करता है कि भारत पर प्रथम बार आक्रमण करता है। तो ये प्रथम बार जब आक्रमण किया था तो कहाँ किया था, तो ये मुल्तान में किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में 1178 ईस्वी में, यानी 3 साल के बाद में ही क्या करता है कि 1178 ईस्वी में यानी ये गुजरात पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। अब ये गुजरात पर जब आक्रमण करता है तो उस समय वहां का राजा कौन था, तो भीम द्वितीय। ये भीम द्वितीय का कहीं नाम मूल राज भी मिलता है, ठीक है, मूल राज। अब ये उस समय वहां का राजा था। अब ये पूछता है क्वेश्चन कि जब मोहम्मद गोरी जो था गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा कौन था, तो भीम द्वितीय था, मूल राज भी इनका नाम भी देता है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है मोहम्मद गोरी, यहाँ पे ये गुजरात जो हमला किया है तो उस समय जीत किसका होता है, तो भीम द्वितीय का जीत होता है। ये व्यक्ति हार जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो भारत में मोहम्मद गोरी का प्रथम हार कब होता है, तो पहली बार यहाँ पे जो हमला किया था 1100, पहली बार कहाँ किया है, मुल्तान में। फिर उसके बाद में ये गुजरात में जब हमला करता है तो फिर उसके बाद में ये क्या होता है, हार जाता है। यानी भारत में इसकी पहली हार कहाँ होती है, तो यही गुजरात में होता है। कौन हराता है, तो इसको भीम द्वितीय। फिर उसके बाद में इसको क्या होता है, अब माँ के सलाह पर इसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब देखिएगा, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1191 ईस्वी की बात है, तो 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें से पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो जाती है, तो विजयी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1192 ईस्वी में क्या होता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें से किसका विजय होता है, तो यही मोहम्मद गोरी का विजय होता है। फिर उसके बाद में 1194 ईस्वी में क्या होता है कि चंदावर का युद्ध होता है, ठीक है। ये चंदावर का युद्ध में क्या होता है कि जयचंद को हरा देता है। कौन, तो जयचंद। ये जयचंद क्या होता है, हार जाता है। फिर उसके बाद में ये क्या होता है कि ये युद्ध जब जीत जाता है तो इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पूछेगा कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जा सकता है, तो यही मोहम्मद गोरी को बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद जो गजनबी जो था वो तो आया था और चला जाता था लूट करके, लेकिन ये आता है और भारत में क्या होता है, जिस क्षेत्र पर जीता था उस क्षेत्र पर शासन करने लगता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो यही मोहम्मद गोरी ने किया था।
अब इसका एक सेवक था कौन, तो इसका सेवक था कौन, तो इसका सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन का अर्थ क्या होता है कि चंद्रमा का देवता होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब ये कुतुबुद्दीन जो था ये दास था, ठीक है। अब ये दास था और ये जो कुरान जो था ना, ये कुरान काफी अच्छा से पढ़ता था, ठीक है। पहले इसके पहले जो कहानियां है वो चल देते हैं। अब ये जो भारत में जो कुछ क्षेत्र जीते हुए था इस साइड का, उस समय तो पाकिस्तान तो अपना ही था, आज भलुके बट करके चला गया है, लेकिन उस समय तो अपना ही था। अब ये सब जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अब ये सब क्षेत्र पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, ठीक है, ये सब क्षेत्र पर। अब ये सब क्षेत्र पर शासन कर रहा था, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1206 ईस्वी में, 1206 की घटना है, ठीक है। तो 1206 ईस्वी में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है। यानी मोहम्मद गोरी का मृत्यु कब हो रहा है, तो 1206 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब 1206 ईस्वी में जब इसका मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद में ये जो सेवक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब क्षेत्र पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, ठीक है। इसे दे दिया जाता है कि तुम शासन करो। अब ये चला जाता है, ठीक है। और एक बार फिर से आया था क्या, हमला करने के बाद फिर से लौट रहा था, तब इसको क्या कर दिया, कुछ व्यक्ति ने इसे लपेट दिया कि हम भी तुमको लपेटिए देंगे। तो ये मोहम्मद गोरी क्या होता है कि 1206 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस क्षेत्र पर जो शासन कौन कर रहा था, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था। अब समझ में आ गया। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि एक वंश का स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या है, तो बोलिए कि गुलाम वंश, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक वंश का स्थापना करता है, उस वंश का नाम क्या है, तो कहिए कि गुलाम वंश। अब ये गुलाम वंश का स्थापना कौन कर रहा है, तो कहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये बचपन से ही ये कुरान पढ़ता था। क्या पढ़ता था, कुरान। और ये कुरान काफी अच्छा पढ़ता था, ठीक है। इसके जो सुर थे काफी मधुर थे और जबरदस्त थे। तो इससे कुरान पढ़ने के कारण, तो देखिएगा अब गुलाम वंश का स्थापना कब हो रहा है, तो गुलाम वंश का स्थापना हो रहा है 1206 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि वो व्यक्ति मरेगा तब ना ये प्रमुख कहलाएगा, जब तक जिंदा है कैसे कहलाएगा, क्योंकि तो उसका सेवक था और उसी के अंडर में ये काम कर रहा था। वो मर गया तब ये प्रमुख हो गया। तो गुलाम वंश का स्थापना कब हो रहा है, तो 1206 ईस्वी में। और इसने अगर अपनी राजधानी कहाँ रखता है, तो इसने अपना राजधानी जो बनाता है, ये काफी पूछता है कि राजधानी कहाँ बनाता है, तो ये लाहौर में अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। और इसने सुल्तान का उपाधि कभी भी धारण नहीं किया था। ये जो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का उपाधि नहीं किया। इसने जो उपाधि धारण किया वो मलिक का, किसका, मलिक का या सिप सलाहकार का, सिप सलाहकार, ये इसका उपाधि धारण करता है, लेकिन सुल्तान का कभी भी उपाधि धारण नहीं करता है। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अपना वंश स्थापना किया था तो राजधानी कहाँ रखा था, तो यही कहाँ रखा था, तो लाहौर रखा था, ठीक है। और ये जो था ना, इसके एक व्यक्ति है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपने हमने बताया होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए क्या करता है कि कुतुबुद्दीन जो है ये कुतुब मीनार का क्या करता है, निर्माण करता है, कुतुब मीनार। तो पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण तो यह स्टार्ट ये करवा देता है कौन, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन किसके लिए करवाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए, ठीक है ना, ये बाबा के लिए करवा रहा था। इनके याद में कुतुब मीनार का क्या हो रहा है, निर्माण स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है क्या होता है कि ये ठीक चौगान खेल रहा था, ठीक है, पोलो जिसको आप बोलते हैं, वो पोलो खेलते हुए क्या होता है कि ये व्यक्ति क्या होता है, चौगान जो घोड़ा पर चढ़ करके खेला जाता है, ठीक है, ऐसे करके मारा जाता है, वो खेलते हुए क्या होता है कि व्यक्ति घोड़ा से गिर जाता है, अधधा करके मर जाता है, ठीक है, गिर गया बेचारा, अधधा करके वहीं पे निपट जाता है। तो ये कौन, तो पूछेगा कि ये कब की घटना है, तो ये घटना जो है, ये घटना है 1210 ईस्वी का ये घटना है, ठीक है। अब 1210 ईस्वी में क्या होता है कि 1210 ईस्वी में इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, चौगान खेलते समय इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, यानी 4 साल। अब देखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन निर्माण चालू है। अब हम आते हैं
कि ये बचपन से क्या करता था कि ये बचपन से ही कुरान पढ़ता था। अब जब कुरान बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कुरान खाक की। तो पूछेगा कुरान खाक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुरान खाक के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये काफी संख्या में क्या करता था, दान दिया करता था, ठीक है ना, लाखों लाखों में दान दिया करता था। इसको दान देने में काफी मजा आता था और देता भी था, ठीक है ना। तो दान देने के क्रम के कारण इसे क्या बोला गया, लाख बख्श। क्या बोला गया, लाख बख्श, ठीक है। तो पूछेगा कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये कुरान खा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिएगा अब यही क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था। अब देखिएगा चौसा का युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने बताया था, चर्चा किया था, ठीक है। 1539 ईस्वी में हमने क्या बताया था कि 1539 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था, तो कहिए कि चौसा का युद्ध हुआ था। ये चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ कौन था, तो कहिए कि हुमायूं था, और एक तरफ कौन था, तो कहिए कि शेर शाह सूरी था। ये शेर शाह था, जिसमें से क्या होता है कि इसका हार होता है। किसका हार होता है, तो हुमायूं का हार होता है। फिर अगले वर्ष में क्या होता है कि 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। तो कन्नौज के युद्ध में कौन विजयी होता है, यही दोनों के बीच में, एक तरफ हुमायूं है और दूसरे तरफ में कौन है, तो दूसरे तरफ में शेर शाह है। अब ये दोनों के बीच में होता है, लेकिन फिर से ये हुमायूं क्या हो जाता है, हार जाता है। और फिर उसके बाद में दिल्ली की सत्ता पर कौन हावी होता है, तो यही शेर शाह सूरी स्थापित हो जाता है, शेर शाह सूरी हावी हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके सामने है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, ठीक। आगे क्या बोला गया है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब देखिएगा जामा मस्जिद की अगर हम बात करते हैं, तो जामा मस्जिद जो है ना, एक जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये जामा मस्जिद एक जगह नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो ये जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, ठीक है, ये दिल्ली में भी है, और कहते हैं तो ये आगरा में भी है। तो दिल्ली और आगरा का जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण की अगर बात करते हैं, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है और एक है आगरा में जामा मस्जिद, तो इसका निर्माण कौन करवा रहा है, तो शाहजहां, ठीक है। इसका निर्माण कौन करवाता है, तो शाहजहां करवाता है। और एक और जामा मस्जिद है, ठीक है, एक और जामा मस्जिद है, और ये जामा मस्जिद कहाँ है, तो ये जामा मस्जिद है कहाँ, ये कहाँ हो जाएगा, तो सिकंदर क्या बोलता है इसको, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। फतेहपुर सिकरी की बात अगर करते हैं, फतेहपुर सिकरी, तो ये फतेहपुर सिकरी, तो फतेहपुर सिकरी में जो स्थापना करवाता है जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद का स्थापना कौन करवाता है, निर्माण कौन करवाता है, तो यही निर्माण करवाता है ये अकबर। कौन करवाता है, तो ये अकबर करवाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना। ये देखिएगा दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन, तो शाहजहां। और ये आगरा में भी जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन, शाहजहां। लेकिन फतेहपुर सिकरी में देखिएगा, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, तो आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ का जामा मस्जिद, लेकिन फतेहपुर सिकरी में जो है वहां का जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवा रहा है, जिसको निर्माण कौन करवा रहा है, तो ये अकबर करवाता है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक और बताते चलते हैं। यहाँ पे एक है दीवान ए आम, ठीक है, दीवान ए आम, और एक है दीवान ए खास, ठीक है, दीवान ए खास। दो तरह के हैं, एक है दीवान ए आम और एक है दीवान ए खास। तो दीवान ए आम जो है ये कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आगरा में भी है। तो पूछेगा कि दिल्ली और आगरा में दीवान ए आम और दीवान ए खास है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो करवाया था शाहजहां ने। कौन करवाता है, तो शाहजहां ने, ठीक है। अगर एक है जहांगीर महल, एक है जहांगीर महल, ठीक है, ये जहांगीर महल का निर्माण कौन करवाता है, तो ये अकबर करवाता है। तो कहां में करवाता है, तो इसका जो निर्माण होता है ये आगरा में निर्माण होता है। और एक और है जहांगीरी महल, ठीक है, ये जहांगीरी महल, तो ये जहांगीरी महल का नाम क्या है, तो देखिए गिरी सिकरी, ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, ये ध्यान में आ गया ना, गिरी और फिर सिकरी। जहांगीरी लास्ट में दीर्घई लगा हुआ है, तो आप यहां पे भी दीर्घई लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जहांगीरी महल कहाँ, फतेहपुर सिकरी, और जहांगीर महल कहाँ, आगरा में।
इस सब का निर्माण कौन करवाता है? तो इस सब का निर्माण करवाता है अकबर। इसका निर्माण कौन करवाता है? तो अकबर करवाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आपको जवाब मिल गया होगा। दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद कौन हो जाएगा? तो शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पे चलते हैं। अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है सो देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब देखिएगा, पानीपत की प्रथम युद्ध की बात बताते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो कहिए कि 1526 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो 1526 ईस्वी में किसका युद्ध होता है? तो पानीपत का युद्ध होता है। तो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच होता है? ठीक है, तो पानीपत का युद्ध होता है, एक तरफ बाबर है और दूसरी तरफ में कौन है? इब्राहिम लोदी है। एक तरफ में बाबर है और दूसरे तरफ में कौन है? इब्राहिम लोदी है। अब ये इब्राहिम लोदी जो है, ये इब्राहिम लोदी जो है, इस क्या होता है कि ये मैदान में ही क्या हो जाता है? मारा जाता है। ये मैदान में क्या हो जाता है? मारा जाता है। तो क्वेश्चन ये बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन राजा था जो मैदान में ही क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त कर लेता है। तो यही इब्राहिम लोदी होता है। क्या होता है? वीर गति को प्राप्त कर लेता है, यानी मैदान में मारा जाता है। ये इब्राहिम लोदी कौन से वंश से संबंधित था? तो ये कहिए कि ये लोदी वंश से संबंधित था। कौन से वंश से था? तो लोदी वंश से संबंधित था। तो ये लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। इसका स्थापना कौन किया था? तो बहलोल लोदी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसी के वंश का एक कौन है? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर लोदी। अब ये सिकंदर लोदी जो क्या करता है, ये सिकंदर लोदी ही क्या होता है? आगरा का क्या करता है? स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है? तो आगरा का क्या कर देता है? ये स्थापना करता है। अब ये सिकंदर लोदी जो था, गुरुमुखी नाम से क्या करता था कि एक लिपि लिखा करता था। तो गुरुमुखी लिपि किसके कौन लिखा करता था? तो ये सिकंदर लोदी। खैर इसको हम बाकी ये सब चीज है, इसको तो हमने ऐसे ही बता दिया। और ठीक है, अब हमें एक चीज पढ़ना है, एक ज्यादा जानना है। ठीक है, ज्यादा ये जानने के क्रम में क्या होता है ना कि देखिएगा, ये 1526 ईस्वी में किसका युद्ध हो रहा है? तो पानीपत का युद्ध हो रहा है। तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हो रहा है। और फिर अगले वर्ष, जस्ट अगले वर्ष में क्या होता है कि खानवा का युद्ध होता है। तो 1527 ईस्वी में किसका युद्ध होगा? तो कहिए खानवा का युद्ध। अब ये खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो ये खानवा का युद्ध की अगर बात बताते हैं तो एक तरफ में कौन है? तो एक तरफ में है बाबर और एक तरफ में कौन है? राणा सांगा। ठीक है, एक तरफ में कौन है? तो राणा सांगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ पानी पिया, खाना खाया। फिर उसके बाद में क्या होता है? तो 28 ईस्वी में किसका युद्ध होता है? तो चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध होता है? तो कहिए कि चंदेरी का युद्ध होता है। अब ये चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ कौन है? मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। ये किसके किसके बीच में हो रहा है? ये दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है। ठीक है, पानी देखिएगा, याद करने का एक ट्रिक है, सबको पता होगा। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया। तो कैसे जाएगा भाई? तो घाघरा पहन के। तो 1529 ईस्वी में किसका युद्ध होता है? तो कहिए कि ये घाघरा का युद्ध होता है। अब ये घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो एक तरफ में कौन है? बाबर है और दूसरी तरफ में अफगान है। ठीक है, एक तरफ में बाबर है, यानी लगातार 4 गो युद्ध बाबर क्या होता है? जीत जाता है। ठीक है, लेकिन जो मुगल साम्राज्य का स्थापना जो कर देता है, ये मुगल साम्राज्य का यानी मुगल वंश का, ये मुगल वंश का स्थापना कब हो जाता है? तो ये मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में ही कर देता है। तो मुगल वंश का स्थापना कौन कर रहा है? तो बाबर कर रहा है। बाबर ने एक पुस्तक लिखा था, वो क्या था? तो बाबर नामा। अब ये बाबर नामा में ही जो अभी हमने बताया कि कृष्णदेव राय का क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। अब ये बाबर नामा जो है कौन लिखता है? तो ये बाबर खुद लिखता है। तो पूछता है ये कि कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्क भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्क भाषा में लिखा गया था। ये बाबर वही बाबर है जो कहता क्या है कि परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। ठीक है, ये दुनिया उसका है जो परिश्रम करता है। तो परिस्थितियां कैसी भी हो उससे हमेशा टकराते रहो, ये बाबर का कहना है। ठीक है, तो यहां तक जो था ये हमने पूरा एक तरह से क्या किया? आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताया गया है? तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। देखिएगा अगला हमें क्या बोला गया है सो। ठीक है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? देखिएगा बात है अभी, अब देखिएगा अभी हमने देखा कि फिर 1556 ईस्वी में किसका? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि अकबर होता है। अकबर अब गद्दी पर बैठ चुका है। ठीक है,
अब गद्दी पर बैठ चुका है, तो अब क्या होता है कि ये बिहार का जो क्षेत्र है, तो बिहार के क्षेत्र में एक दाऊद करारनी रहता था, ठीक है, दाऊद खां करारनी, इसको लिख देते हैं दाऊद खां करारनी, ठीक है। ये दाऊद खां करारनी जो था, ये 1574 ईस्वी में क्या करता था, ये बिहार में जो कुछ क्षेत्र जो थे, उस क्षेत्र पर हम कब्जा कर लिया था, ठीक है। जब इस बात का भनक दिल्ली में जाता है, यानी दिल्ली में अब कौन बैठा हुआ है, तो दिल्ली में बैठा हुआ है कौन, तो दिल्ली में बैठा हुआ है अकबर। जब अकबर के पास में जाता है, तो अकबर खुद आता है कि चलो हमें निपटेंगे उससे, ठीक है। अकबर खुद आता है, और खुद आने के बाद में ये दोनों के बीच में, दाऊद खां करारनी के बीच में और ये अकबर के बीच में 1576 ईस्वी के आसपास में क्या होता है, युद्ध होता है। और 1576 ईस्वी में युद्ध होता है, और इसमें इसको क्या किया जाता है, हार जाता है। हारने के बाद में इसको फांसी दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अकबर बिहार में प्रथम बार भ्रमण कब किया था, तो ये प्रथम बार कब आ रहा है, तो 1576 ईस्वी में ये आता है, और फिर इसको लपेटिए के चल जाता है, यानी भगा देता, मरिए जाता है बेचारा, ठीक है। तो आंसर कौन से हो जाएगा, तो आंसर तो आपको पता हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। देखिए वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, हमारा मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा, मतलब लग रहा होगा कि मेहनत किया जा रहा है। तब आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए, ठीक है। और हाँ, पढ़िए जरूर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।